सो व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क कि भाई जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं बाय द ऑडिटर ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद भी जो है विल नॉट डिटेक्ट अ, तो उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद भी अगर आपको जो है वो मिस स्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे रिस्क, ऐसे मिस स्टेटमेंट जो कि मटेरियल हो सकते हैं वो डिटेक्ट नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। अच्छा मैं पहले बताऊं, देखो अभी लाइटें जा सकती हैं मेरे को, हो सकता है अभी चल जाए 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे आंधी ऐसा मौसम हो रहा है, तो वो आती है तो 15-20 मिनट में लाइटें चल जाती है। तो लेट्स होप कि हाँ भाई हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए आज की, ठीक है ना। अगर बंद हो जाए क्लास एकदम से तो समझ जाना कि हाँ जो है वो सर के यहाँ पे लाइट चली गई है, वो लाइट जाने से वो क्या होता है, वो वाईफाई बंद हो जाता है, तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलो तो डिटेक्शन रिस्क की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास ज्यादा समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। ऑडिटर ने काम किया, प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, और काम करने के बाद भी उसको ऐसी गलतियां जो कि मटेरियल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो उसे नहीं मिली है, इस चीज के रिस्क को, इस चीज के खतरे को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। आ गई भाई समझ में बात? यस और नो? आगे समझ में? जल्दी बताओ, सिंपल सी चीज है, हाँ या ना? इसमें इतना क्या है? यस सर। यस सर। तो तुम बोलोगे समझ में आएगा तभी मुझे समझ मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई समझ में आ गई ये बात, और ये बात समझ में नहीं आई। मेरा फैन कहाँ चला गया? एक सेकंड। ठीक है, अब चलो लेट्स, अब डिटेक्शन रिस्क के बारे में भी इन्होंने दो चीजें बताई है। डिटेक्शन में भी दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक हमारा सैम्पलिंग रिस्क होता है, एक हमारा नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है। अच्छा सैम्पलिंग रिस्क बहुत सिंपल सा है। Auditor conclusion based on the samples different from the conclusion that would be reached if the whole population was tested. That is, the sampling was not representative of the population from which it was chosen. ये हमारा सैम्पलिंग रिस्क है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो इस चीज को समझो, है ना, सिंपल करें कैसे हो गया। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे सैम्पलिंग रिस्क की। अब सैम्पलिंग रिस्क क्या है? देखो भाई, सैंपल समझते हो क्या होता है? किसको कहते हैं सैंपल? कहते हैं सैंपल, किसको कहते हैं? कोई सैंपल को डिफाइन कर सकता है बच्चा यहाँ पे? सैंपल किसको कहते हैं? Taking some random part from the population में से कुछ हम रैंडम रैंडम पार्ट सैंपल्स फ्रॉम द लेते पॉपुलेशन, ठीक है। तो वैसे ही शब्द आप लोगों को आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कोई चाय पत्ती का सैंपल दे गया, तो सैंपल को कैसा होना चाहिए? एक अच्छा सैंपल वो कहलाएगा जो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे आपको कोई चाय पत्ती का अगर सैंपल देकर गया, तो जैसी चाय पत्ती सैंपल में देखा गया है, और जब हम उसकी बल्क क्वांटिटी परचेज करेंगे, वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, दोनों को पी करके एक जैसा टेस्ट आना चाहिए। ये सैंपल का मतलब है, ये सैंपल का यूज है। यस और नो? हाँ या ना? हैं। ये यूज है। यस सर। लेकिन जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो देखो, पहली बात तो सारे ट्रांजेक्शन एक जैसे होंगे नहीं, पर फिर भी देखो सैंपल लेने का पर्पस एक यही होता है कि भाई अगर 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इन 100 ट्रांजेक्शन में से मैं जो सैंपल उठाऊं, वो सैंपल किसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहिए? वो इन 100 ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने जो रिजल्ट दिया सैंपल देख करके, जो रिजल्ट सैंपल देख करके आया, वो रिजल्ट मेरा डिफर कर रहा है। अगर मैं टोटल पूरी पॉपुलेशन या 100 के 100 ट्रांजेक्शन जब चेक करता, तो इसका जो रिजल्ट आया, इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो आपने जो सैंपल लिया है वो सही सैंपल लिया है, और उसके बेसिस पे सही कंक्लूजन ड्रॉ किया। लेकिन अगर दोनों सैंपल सैंपल और उसकी टोटल पॉपुलेशन के दो रिजल्ट के बीच में फर्क है, तो जो है
यहाँ पर आपका सैंपल सही नहीं था और आप एक सही कंक्लूजन पे नहीं जा पाए। तो ये जो रिस्क है कि भाई हम गलत सैंपल ले लेंगे और एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के लिए सही कंक्लूजन नहीं होगा, टोटल पॉपुलेशन के लिए सही कंक्लूजन नहीं होगा। इस बात का जो खतरा है बेटा, इस बात का जो रिस्क है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। डिटेक्शन देखो, डिटेक्शन कैसे होगा? डिटेक्शन सैम्पलिंग से ही होगा अल्टीमेटली ना। तो इसीलिए हमारा जो सैम्पलिंग रिस्क है वो डिटेक्शन रिस्क का ही एक कंपोनेंट है। वे सैम्पलिंग करने के बावजूद जो है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन के बारे में सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इसको सिंपली हमने क्या बोला है यहाँ पर? सैम्पलिंग रिस्क बोला है। अच्छा, अदर देन मैं अगर जो है वो नहीं डिटेक्ट कर पाया, अदर देन सैम्पलिंग के अलावा, सैम्पलिंग के अलावा हमने और भी दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे होते हैं, ठीक है ना? is the risk that the alter conclusion is inappropriate for any other reason। अच्छा, सैम्पलिंग के अलावा अगर दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉन सैम्पलिंग रिस्क बोलेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। आगे बेटा बात समझ में आप? यस और नो? यस सर। ठीक है, the auditor must amend the audit approach in response to the risk assessment to ensure that detect the material statement in the financials। this can be achieved by। अब देखो यहाँ पर ना, इसको इस तरीके से समझो भाई, हमें करना क्या है? हमें करना है रिस्क असेसमेंट। क्या करना है हमको यहाँ पे? हमें रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट किस चीज से होता है? दो चीजों का असेसमेंट करने से, एक इनहेरेंट रिस्क का, और दूसरा असेसमेंट किसका करेंगे हम लोग यहाँ पे? दूसरा कौन सा रिस्क है? कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क। इन दोनों का असेसमेंट करेंगे हम लोग, और इन दोनों के असेसमेंट का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें डिटेक्शन का काम कैसे करना है। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने का काम हम करेंगे। ठीक है, उसी के इन दोनों के बेसिस, इन दोनों के बाद ही हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई हम काम कैसे करेंगे। देखो, रिस्क अगर ज्यादा होगा तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, रिस्क अगर कम होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि काम हमको कम करना पड़ेगा। ये इन्होंने समझाया। आगे बात समझ में? यस और नो? तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके असेसमेंट के बाद आपको अपनी ऑडिट अप्रोच को एज पर टू द रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेसमेंट, जैसा आपने रिस्पॉन्ड किया उसको रिस्पॉन्स करने के लिए आपको अपनी ऑडिट अप्रोच को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हुए हैं वो डिटेक्ट हो जाए। दिस कैन बी अचीव बाय emphasizing the need for professional skepticism, assigning। अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, ये बेसिकली तरीके हैं कि आप अपना डिटेक्शन रिस्क जो है वो कैसे कम कर सकते हो। जैसे हम ये देखेंगे भी प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म की कितनी जरूरत है। जैसे स्कैप्टिज्म वर्ड सुना है पहले आप लोगों ने? यहाँ पे सुना है वर्ड? जल्दी बताओ। यस। हाँ, इसका मतलब होता है डाउटफुल माइंड। ठीक है, इसका मतलब होता है डाउटफुल माइंड। आपको, आप जब जाओगे और काम करोगे तो आप, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कि भाई थोड़ा चंचलाक बन के रहना चाहिए, एक पागल बन के रहना चाहिए, भोला बन के नहीं रहना चाहिए। किसी ने कुछ बोला मान लिया। तो आप तो ऑडिटर हो, आप ऐसे बेवकूफ बन के रहोगे या चंचलाक बन के रहोगे? कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? कैसा होना चाहिए ऑडिटर को? चंचलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सीधा साधा होना चाहिए, बोला यस वो मान, सर। चला। होना चाहिए ना। देखो ये सब चीजें ना, ये ऑडिटर वगैरह और लॉयर्स और ये सब, ये एक प्रोफेशन में आने के बाद जब हम काम, देखो ये जरूरी नहीं है कि अभी आपके अंदर वो चंचलाकी हो, बट जब आप अपने प्रोफेशन में आ जाओगे तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही सब चीजें जो है वो बहुत चंचलाके आपके अंदर आने लग जाती है। आप अपने प्रोफेशन से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का मतलब है डाउटफुल माइंड। जैसे एक कहावत होती है कि भाई समुद्र अगर शांत है तो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या होने वाला है? एक बड़ा तूफान आने वाला है। यस और नो? हाँ या ना? यस। अगर आप किसी, आपके क्लाइंट की आप ऑडिट करने गए और आपको सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वहां पर सब चीजें ठीक होंगी। अगर सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई सब कुछ अच्छा कैसे
है ना, सब कुछ बुरा है जब तो दिख ही रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है तब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई सब कुछ सही कैसे है, क्या ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना उन्होंने सब चीजें वेल मेंटेन करके रखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे प्रोफेशनल कैपिटलिज्म का मतलब दिया है ना, इसलिए वर्ड इसके आगे प्रोफेशनल लगा दिया है। तो हमें जरूरत है प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की, अनप्रोफेशनल कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा वहां पे। अनप्रोफेशनल कैपिटलिज्म का मतलब हो गया जो लोग हर किसी पे डाउट ही करते रहते हैं, जज ही करते रहते हैं, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। ऐसे भी लोग होते हैं ना, और हम नहीं चाहते कि भी ऐसे लोग हों जो आपको हर वक्त जज करते रहें कि भाई ये इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा इसलिए किया होगा, ये क्यों बोला होगा, ऐसे क्यों किया होगा। हम वो अनप्रोफेशनल कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा क्लाइंट आएगा, जब भी वो मुझे कुछ बताएगा, तो मेरे माइंड में डाउट आना चाहिए कि ये चीज ऐसे क्यों है, तभी जो है हम अपना काम अच्छे से कर पाए। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? यस। ठीक है, तो आपको, आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट के डिटेक्ट नहीं होने के चांसेस को कैसे कर सकते हो? आपको अपनी प्रोफेशनल कैपिटलिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की कितनी जरूरत है। आपको रिस्की एरिया में ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ असाइन करने पड़ेंगे, और changing the nature, timing and extent of direction and supervision of members of the engagement team and the review of the work performed। तो जब वो काम करेंगे तो किस नेचर का काम करेंगे, किस टाइम पे काम करेंगे, क्या एक्सटेंड होगा, कितना डीप जा करके काम करना है, सुपरविजन है, ये सब चीजें आपको अकॉर्डिंगली आपके रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर चेंज करनी पड़ेगी। सब चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये आपके रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा रिस्क असेसमेंट होगा वैसा हम प्रोफेशनल कैपिटलिज्म अप्लाई करेंगे, वैसा स्टाफ यूज करेंगे, उस तरीके से नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड, डायरेक्शन ऑफ सुपरविजन को बदलेंगे, एडिशनल एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, पूरी स्ट्रेटजी जो है हम ऑडिट की वो क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। आगे भी बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसा आपका रिसेसमेंट होगा वैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑडिट के प्रोसीजर्स जो है वो डिटरमाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस, हालांकि मैंने समझा दिया, इसको रीड कर लेते हैं। ऐसा एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग, सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, है ना। कोई बहुत अच्छा अच्छा बिहेव कर रहा है तो भी सवाल आना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम सीधे सीधे बन के नहीं रह सकते, वी आर ऑडिटर्स। तो अगर, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, कॉर्पोरेट में लोग बाग अपनी गलतियां छुपाने के लिए अपने सीनियर्स के साथ बहुत चापलूसी करते हैं, या जो लोग उनकी गलतियां पकड़ सकते हैं उनके साथ बहुत अच्छे बन के रहते हैं, अरे नहीं भाई मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपका वेल विशर हूँ और ये सब चीजें। तो आपका माइंड जो है वो क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। आप कंडीशंस जो है उनके प्रति अलर्ट रहिए, ऐसी कंडीशंस जो कि इस बात की इंडिकेशन देती हैं आपको कि भाई कोई मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड या एरर से होना चाहिए, हो सकता है, तो उन कंडीशंस के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, और आपको ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इस तरह के बिहेवियर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कहते हैं। आगे भी बात समझ में? यस सर। This यस सर। required the audit to have a good knowledge of how the client activities are likely to affect his financial statement. The audit should discuss these matters in planning meeting before deciding on the detailed approach and audit work to be used. Professional capitalism is necessary for the critical assessment of audit evidence. ये जरूरी है प्रोफेशनल कैपिटलिज्म आपका। जब आप ऑडिट एविडेंस का असेसमेंट करते हो तो वो असेसमेंट करने के लिए आपके अंदर प्रोफेशनल कैपिटलिज्म होना चाहिए। And assist the auditor in remaining alert to audit evidence that is not biased towards corroborating the existence of risk that may be contradictory to the existence of risk. Professional skepticism is an attitude that is applied by the auditor when making professional judgments. तो जब आप प्रोफेशनल जजमेंट लेते हो, कोई निर्णय आप ऐसा लेते जाते हो जो कि प्रोफेशनल उसमें आपके लिए जरूरी है, तब भी ये एटीट्यूड आपको अप्लाई करना चाहिए। Then provide the basis for auditor's action. The auditor apply professional determine when the auditor has audit evidence that provide appropriate basis for the risk assessment. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी देखो आपका एविडेंस है, सबूत जो है ना, हम कोई भी डिसीजन एविडेंस देख करके लेते हैं। तो जब आप एविडेंस का असेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे जब हम एविडेंस का असेसमेंट, और असेसमेंट हल्का फुल्का असेसमेंट नहीं करेंगे, क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। कैसा असेसमेंट करेंगे हम ऑडिट एविडेंस का?
क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। तो ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपको जो है ऑडिट एविडेंस का असेसमेंट करते वक्त यूज में लेना चाहिए। आपका एटीट्यूड उस वक्त ये होना चाहिए कि भाई जब असेसमेंट करो तो आपका प्रोफेशनल, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए, आप चीजों को ध्यान में रख के आप कंडीशन से अलर्ट रहें, जिनसे आपको ऐसी कंडीशन जो कि आपको इंडिकेट करेगी भी देखो यहाँ पे कोई गलती हो सकती है या इसने फ्रॉड किया, तब आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का यूज लेना चाहिए। आगे भी बात समझ में क्लियर है? सिंपल सी चीज है। यस सर। कैसे अप्लाई करोगे, ज्यादा वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर। अच्छा, दो एविडेंस मिले और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो क्या आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए? ठीक है, इन्होंने बोला ऑडिट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, एक एविडेंस मिला, एक और एविडेंस मिला, ये एविडेंस 2 हो गया और एविडेंस 1 हो गया। एविडेंस 1 और एविडेंस 2 का कंक्लूजन आपस में एक तो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी? तो क्या आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई दो एविडेंस आपस में एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, दोनों का कंक्लूजन अलग अलग क्यों है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अलाउ करते हो। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डाउटफुल माइंड। इंफॉर्मेशन, कोई सूचना आपको मिली है, इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी टू बी यूज्ड। तो अगर आपको मान लो आपने कोई इंक्वायरी करी, आपने कोई बात पूछी, उसका कोई जवाब मिला है आपको, ठीक है, जिसे आप ऑडिट एविडेंस में यूज लेने वाले थे, अब लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है जो कि उस रिस्पॉन्स के ऊपर जो है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करती है ना? ध्यान से बात सुन लेना है क्या कहना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई रिस्पॉन्स, आपने कुछ अपने क्लाइंट से पूछा और उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, ये वो डॉक्यूमेंट और रिस्पॉन्स है जिसको कि आप कैसे यूज करना चाहते हो, ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करना चाहते हो। किसकी तरह यूज करना चाहते हैं हम इसको? ऑडिट एविडेंस की तरह। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट और इस रिस्पॉन्स के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव, क्या रिसीव हुई भाई? हमको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसका पता लगने के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया मेरे माइंड में? क्वेश्चन आ गया कि भाई ये डॉक्यूमेंट और ये इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है। ठीक है, तो आपको अलर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो मेरे को, जो मैंने मेरे क्लाइंट से कोई क्वेश्चन पुट अप किया, उसने मेरे को जवाब दिया कि हाँ भाई देखो ये इस वजह से हम लोगों ने किया था, ठीक है, और आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं भाई कुछ और ही पंगा है यहाँ पर, तो ये कुछ और जो है वो घोटाला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अलर्ट होने के लिए क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि भाई मेरे क्लाइंट ने ऐसा क्यों रिस्पॉन्स दिया और जबकि एक्चुअल में बात ये। यस और नो? आना चाहिए नहीं आना चाहिए ऐसा? यस सर। तो आप अलर्ट नहीं होगे, आप देखोगे नहीं कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलीज आपको जो है वो मिली है जिससे कि डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्स जो आपको मिले हैं उनकी रिलायबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई मैं गलत ओपिनियन नहीं दे दूं, मैं और जो है अपना काम अच्छे से करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और अगर इस तरह की कंडीशंस आपको दिखती हैं जिससे जो कि इंडिकेट कर रही है पॉसिबल फ्रॉड, तो भी आपको जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने अप्लाई किए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे और काम करना पड़ेगा, अगर इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपना प्रोफेशनल कैपिटलिज्म अप्लाई करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वाकई ऐसी जरूरत है या नहीं है। ये कुछ ऐसे ही सर्टेन एग्जांपल्स हो गए। आगे भी बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। सबको आगे समझ में? क्लियर है? इसका एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया है ना, केस स्टडी देख लेते हैं। एक कस्टमर है, कस्टमर ऑफ अ क्लाइंट, कस्टमर मेरा क्लाइंट है और मेरे क्लाइंट का कस्टमर है, आप ऑडिटर हो, आपका क्लाइंट है और आपके क्लाइंट का कस्टमर है, is having financial difficulty and has not paid any invoices for these 6 months when the client credit terms are of 10 days। तो अब
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई क्लाइंट का कोई कस्टमर है जो उसको पिछले 6 महीने से उसका पैसा नहीं दे रहा है, और जबकि क्लाइंट की क्रेडिट टर्म जो है वो 10 दिन की है, मतलब क्लाइंट 10 दिन से ज्यादा किसी को उधार नहीं देता है। The auditor has asked the finance director about the outstanding debt and whether it should be write off. The finance director informed the auditor that they believe the debt will be paid as they have never experienced irrecoverable debts with this customer in the past. As a result, no expense has been recognized. अब आप सोचो क्या हुआ है, समझ में आई आपको कंडीशन? यहां तक क्या हुआ है इसके अंदर? केस क्या है? केस ये है ये कि भाई हमारा कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट का कोई कस्टमर है, और उस कस्टमर ने 6 महीने से पैसा नहीं दिया। कितने महीने से पैसा नहीं दिया भाई? बताओ ना, कितने महीने से पैसा नहीं दिया है? आवाज आ भी नहीं मेरी। 6 महीने से। क्लाइंट कस्टमर ने कितने महीने से पैसा नहीं दिया है? क्लाइंट का मेरे 6 महीने से पैसा नहीं दिया है। और मेरे क्लाइंट की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है भैया 10 दिन का क्रेडिट पीरियड, सिर्फ 10 दिन का उधार देते हैं, और इनके कस्टमर ने इनको 6 महीने से पैसा नहीं दिया है। क्या प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म कह रहा है? कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, ऐसा क्यों है भाई? कि तुम्हारी पॉलिसी तो 10 दिन की है और तुमने अपने कस्टमर को 6 महीने से पैसा उसने दिया नहीं, और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। आ रहा है नहीं आ रहा दिमाग में कुछ तुम्हारे? यस सर। यस। या तुम भी सोचो अरे सर वो जाने, उसका काम जाने, नहीं दिया तो नहीं दिया, अपने क्या करना है? अपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बताना है कि सही है या नहीं है। नहीं दिया तो अपन बोल देते हैं ठीक है। ये आ रहा है नहीं आ रहा दिमाग में? क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज, कि भाई जब तुम्हारी 10 दिन की पॉलिसी है तो इससे तुमने 6 महीने से पैसा क्यों नहीं मांगा? और जब फाइनेंस डायरेक्टर से ये पूछा गया बाय द ऑडिटर कि भाई ये आउटस्टैंडिंग डेब्ट के बारे में आप मुझे बताओ, क्या इसको आपने राइट ऑफ तो नहीं कर दिया कहीं पे? तो फाइनेंस डायरेक्टर क्या कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि भाई हमारे क्रेडिटर्स ने हमारा कभी पैसा दिया नहीं। ठीक है, तो ना तो हमने कभी प्रोविजंस बनाए ना ये सब चीजें करी है। टू एक्सरसाइज अब the professional skeptic, the auditor should seek alternative corroborative evidence to support the finance director claim, as they may not want to make allowance for the debt as this will reduce the profit. तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये कहता है कि हमें क्लाइंट से और एविडेंसेस मांगने चाहिए कि क्या सही में ये ऐसा है कि आप लोगों का पैसा कभी डूबा नहीं है। भाई देखो, क्लाइंट हो सकता है जानबूझ करके ऐसा कर रहा हो क्योंकि वो नहीं चाहता भाई इस पैसे को मैं दिखा दूंगी ये पैसा मेरा डूब गया। तो पैसा डूबने से क्या कम होगा अल्टीमेटली? अगर मेरा पैसा डूब गया, मेरे क्लाइंट ने मुझे, मेरे कस्टमर ने पैसा ही नहीं दिया, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताओ? अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोचो। अगर आपके कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया, आपका वो पैसा डूब गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही, ऐसा है? एसेट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना, दैट्स ऑफ कोर्स। बाकी सब कोई बात समझ में आ रही है? एक ही लड़की पूर्वा बोल रही है, बाकी भी कुछ बोल दिया। बाकी सब कोई बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ पे? अल्टीमेटली क्या कम हो जाएंगे? प्रॉफिट्स। अल्टीमेटली प्रॉफिट्स मेरे कम हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपका ये कहता है कि भाई ऑडिटर के दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझ करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और मुझे एक्सप्लेनेशन दिया बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई हमारा तो कभी पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि पैसा डूब गया है या फिर ये डूब सकता है, और ये प्रोविजन नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये बात दुनिया के सामने आ जाएगी, इनके प्रॉफिट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो ये आपके माइंड में आना चाहिए, और इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको एडिशनल एविडेंसेस मांगने चाहिए। आ गई बात समझ में? इसके लिए उन्होंने कहा कि आप और क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, आप उनके बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो पोस्ट ईयर एंड, पहले के, मतलब इस साल के तो मेरे को आपने दिए, मुझे पहले के बता दो भाई। ठीक है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई बात आपकी उससे हुई हो जहां पे उसने आपको मेक श्योर किया हो कि भाई मैं आपका पैसा चुका दूंगा। द प्रोसीजर प्रोवाइड payment has been made or could review any correspondence between the customer and indicating when payment might be made. These procedures provide more reliable evidence that an inquiry with the management.
तो खाली इंक्वायरी करने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको एडिशनल एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो एग्जांपल समझ में आया? यस अल्टीमेटली कह रहे हैं कि आपको काम करते हुए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का यूज देना चाहिए। तो कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आपको ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप पे फ्रॉड है, और अगर आप उस मैटर में ढीले पड़ जाओगे तो फिर आपसे जो है वो डिटेक्शन रिस्क आपका बढ़ जाएगा, फिर वो गलती जो थी जो आप पकड़ सकते थे वो आपको डिटेक्ट नहीं होगा। तो अगर मेरे को डाउट है इस केस में तो मुझे एडिशनल एविडेंसेस की मांग करनी चाहिए, मुझे मानना चाहिए मुझे और सबूत ला करके दो जो आपका क्लेम जो है उसको सपोर्ट करते हो। ये इन्होंने यहाँ पर समझाया। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस एक certain और एग्जांपल है, an audit client is being sued by an ex-employee for unfair dismissal। एक ऑडिट क्लाइंट है is being sued by an ex-employee for unfair dismissal। ठीक है, तो एक्स एम्प्लॉय है, sued मतलब कोर्ट में घसीटना या कोर्ट में लेकर के जाना, उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर देना। तो आपका कोई क्लाइंट है, ऑडिटर का कोई क्लाइंट है, उसको उसके एक्स एम्प्लॉय ने स्यू किया कि मेरे को आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपने मेरे को नौकरी से निकाल दिया है। ठीक है, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आप पूछोगे अपने क्लाइंट से भाई कुछ यहाँ पे? यस सर। क्या पूछोगे अपने क्लाइंट से? क्या ग्राउंड लेके अपने एम्प्लॉय को वो हमको नहीं पूछना, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेरा एम्प्लॉय है, तूने निकाला, तू जान और तेरा एम्प्लॉय जाने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इस सिर्फ ये चीज पढ़ो और इससे बताओ कि भविष्य में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या जो है वो हो सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ, बाकी सब कंपनसेशन देना पड़ेगा, उससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। भाई आपके अगेंस्ट में आज कोई सूट फाइल हुआ है, सूट मतलब केस है ना, तो कंपनी के अगेंस्ट में या क्लाइंट के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है। अब ऐसा हो सकता है ना कि भाई इन फ्यूचर ये जो सूट है वो क्लाइंट के अगेंस्ट में चला जाए और क्लाइंट को अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा? यस और नो? यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। क्या कम हो जाएंगे? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस डायरेक्टर से इसने पूछा, फाइनेंस डायरेक्टर कहता है कि लॉयर बिलीव करता है कि प्रोबेबल द एम्प्लॉय के इन्वॉल्व नॉट सक्सीड एज अ रिजल्ट नो प्रोविजन हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो यस हमने सर। पूछा कि भाई आपने प्रोविजन क्यों नहीं बनाया? तो फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि अरे भाई हमारा लॉयर कह रहा है हम तो जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बोले लॉयर तो हमेशा यही बोलेगा तुम जीत जाओगे, वो कब बोलेगा तुम हार जाओगे। तो तुम्हारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहता है कि अब आप इसको चाहते हो कि भाई देखो वैसे तो आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो लॉयर और उसका भविष्य हम नहीं देख सकते, लेकिन जो फाइनेंस डायरेक्टर क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे लॉयर ने ये चीज बोली है, तो हम फाइनेंस डायरेक्टर से बोलेंगे कि भैया उसने अगर आपको ये बोला है तो क्या कोई बातचीत या मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन आपका हुआ है क्या? मोर रिलायबल आप ऑब्टेन कर सकते हो, ऑडिटर ऑब्टेन डायरेक्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, या फिर आप सीधा लॉयर से लेटर लेके पूछ सकते हैं कि भाई इनका क्लेम जो है वो चल रहा है, इसमें कितनी संभावना है इनकी सक्सीड होने की। आप सीधा लॉयर से भी क्या कर सकते हैं, उनके कंफर्मेशन मांग सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस यस ये हमारे सर्टेन एग्जांपल हो गए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के। ठीक है, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस भी देखो आपसे पूछे जाएंगे ना आपके एग्जाम में, कि जहां पर आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें क्या और करना चाहिए, एडिशनल एविडेंस मांगने चाहिए नहीं मांगने चाहिए, सब। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी इसको करेंगे हम लोग। तो इसको आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल हम मटीरियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने मटीरियलिटी के बारे में आपको पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है वहाँ पे, जब क्लास का जब मटीरियल बेसिस स्टेटमेंट मटीरियल वर्ड पढ़ा था, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये चीज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ इसी चैप्टर में, तो उसको कल जो छोटा मोटा रीडिंग है उसको करके और खत्म करें। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया समझ में? यस और नो? यस सर। है ना? चलो इसको फिर कल पढ़ते हैं, आज की क्लास में। बाय, गुड नाइट।